हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। यूनिट 4 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 13 है और हम डिस्कस कर रहे हैं एलसी ऑसिलेशंस। देखो बेटा, पहले मैं तुम्हें ऑसिलेशन का मीनिंग बताऊंगा और फिर हम एलसी ऑसिलेशन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो तुमने ऑसिलेशन का मीनिंग जो अभी तक समझा है वो इतना तो तुमने समझा ही है रफली। अगर मैं बात करूं, बहुत फेयरली बात ना करूं, जो पुराना पढ़ चुके हो, तो तुमने ऐसे समझा था ये एक पेंडुलम होता है साहब, है ना। और इसको जरा सा डिस्टर्ब करके यहां ले जाओ, पहले यहां से यहां ले जाओ, यहां पर ए पोजीशन पर ले जाओ, फिर इसे छोड़ो तो ये ए से चलेगा और बी पर आएगा, फिर ये यहां से ओवरशूट करके आगे निकल जाता है। कहां आ जाता है बताओ? सी पर। फिर क्या करता है? सी से लौट के बी पर और बी से लौट के ए पर। कुछ इस तरह से बात होती है। अगर मैं यहां पूछूं तो कई बच्चे बताते हैं यहां जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो सर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगी, क्योंकि ऊंचाई है, यहां कोई वेलोसिटी नहीं होती है। एक किनारे पर आने पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है ए पर, और सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है। जैसे ये चलता है बी की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और बी पॉइंट की अगर हम बात करें, बी की, तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो जाती है और बी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। फिर अगर हम बी से सी की बात करें तो फिर यही होता है। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, पोटेंशियल बढ़ती जाती है, किनारे पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। फिर चलेंगे तो फिर यही बात होती है, और फिर चलेंगे तो फिर यही बात होती है। तो आप अगर केयरफुली देखें तो आप ये कहेंगे सर इसमें एक तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में बदल रही है, और एक चौथाई चक्कर के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है। फिर एक चौथाई चक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है। फिर एक चौथाई चक्कर के बाद पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है। कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर मैं यहां पर यह मानूं एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई बच्चा यह भी कह सकता है कि सर टोटल एनर्जी फिर कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब है अगर मैं किसी भी टाइम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दूंगा तो वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी और कांस्टेंट होगी। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरा अंदाज इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखो, अगर कोई पूछे ऑसिलेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं एक तरह की एनर्जी का दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्जन, और दूसरे तरह की एनर्जी का लौट कर पहले वाली एनर्जी में कन्वर्जन, और दोनों एनर्जीज का सम हर समय कांस्टेंट रहना, यही ऑसिलेशंस हैं। एम आई राइट? तो ऑसिलेशन का मीनिंग समझ में आ गया है? गुड। अब बात कर रहे हैं हम लोग एलसी ऑसिलेशन की। तो जरा इसको देखो जरा। एलसी ऑसिलेशन में दो चीजें हैं। एक तो एल है, एल का नाम आपको पता ही है, इंडक्टर। तो इस पर भी एनर्जी होती है। इसमें करंट चल रही होगी तो इसमें एनर्जी होती है, एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, इतनी एनर्जी होती है। तो ये करंट की वजह से होती है ना। तो एक तो इसमें एनर्जी होती है इंडक्टर में, और एक अगर कैपेसिटर चार्ज है, उस पर कोई चार्ज है किसी भी समय, उस पर क्यू चार्ज है ना, तो बेटे उस पर भी एनर्जी होती है। और उस पर एनर्जी कितनी होती है बताओ भाई? उस पर एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर।
अब आप कहेंगे ऑसिलेशन का मतलब क्या है? कैपेसिटर वाली एनर्जी यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी में बदले और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले और दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहे। मैं ये मान ला हूं एनर्जी लॉस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसके अगेंस्ट एनर्जी लॉस हो। इंडक्टर भी जो है वो आइडियल है तो उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, कैपेसिटर भी आइडियल है और उसमें एनर्जी लॉस नहीं माना है मैंने। ठीक है, तो दोनों एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट रहे बेटे, तो हम बोलेंगे ये हो रहे हैं एलसी ऑसिलेशंस। और देखो अगर एक टाइम पीरियड की बात करें तो उसमें 5 पोजीशन दिखाई जाती हैं, 1, फिर यहां से यहां आ गए 2, फिर यहां से यहां आ गए 3, अब लौटोगे तो ये 4 और ये 5। तो 5 पोजीशन होती हैं। 5 पोजीशन में एनर्जी कन्वर्जन ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी बदलती जाती है काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में और फिर काइनेटिक पोटेंशियल में। अब इसी तरह की घटना अगर यहां हो तो आप इन्हें भी कहेंगे एलसी ऑसिलेशंस। क्या क्या घटना होगी इसमें? मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलेगी मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी बदलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलेगी मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी बदलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से इनको कहेंगे एलसी ऑसिलेशंस। और इनकी अगर फ्रीक्वेंसी निकाली जाए कि कितना टाइम पीरियड है ना, जैसे इसका टाइम पीरियड होता है यहां से यहां जाना और लौट के आना, कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड का उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी निकल आती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई √LC। और अगर टाइम पीरियड निकालो तो 1 फ्रीक्वेंसी करके आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, तो 2 पाई √LC इनका टाइम पीरियड होता है। अब इन 5 पोजीशंस को मैं तुम्हारी बुक में समझा रहा हूं। बेसिक मैंने बता दिया है, बाकी बुक में से समझाऊंगा तो तुम्हें एलसी ऑसिलेशन 100% क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना। तो जरा ध्यान से देखना, मैं समझाने जा रहा हूं बेटे। देखो भाई जरा केयरफुली इन डायग्राम्स पर ही आपको देखना है। पेज नंबर मेरी बुक में 797 है, आप चाहें तो इस पेज पर भी देख सकते हैं। तैयार है? तो देखो बेटे शुरू में अगर आप केयरफुली यहां देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप देखो थोड़ा सा शायद जूम करते हैं, थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा आपको। हाँ देखो बेटे शुरू में अगर आप देख पा रहे हो तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है। कैपेसिटर पर चार्ज है Q0 माने मैक्सिमम चार्ज, और सारी एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास है। तो अगर टोटल एनर्जी लिखना चाहो तो टोटल एनर्जी होगी Q0² 2C। ये कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी Q0² 2C। क्लियर है? सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास और इंडक्टर के पास है 0 एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी आप देखेंगे तो टोटल एनर्जी है Q0² 2C। समझ में आ रहा है सारा? अब क्या हुआ बेटा, देखो ये जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो आपको पता है करंट हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ बहेगी। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, करंट इसमें से फ्लो कर रही है, कैपेसिटर का चार्ज कम होता जा रहा है ना। और कम होते होते 1/4 टाइम पीरियड के बाद इसका चार्ज बिल्कुल 0 हो गया है और सारी एनर्जी किसमें है? इंडक्टर में है। करंट के रूप में करंट चल रही है और चार्ज खत्म हो गया है। लास्ट स्टेज दिखाई गई है ये कि इस पर चार्ज बिल्कुल खत्म है और करंट ये चल के अब इधर पहुंच रही है, पॉजिटिव चार्ज चल के इधर पहुंच रहा है, उस स्टेज को दिखाया गया है। अब बताओ सारी एनर्जी किस रूप में है? मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। और ये एनर्जी कितनी है? 12LI02। और कैपेसिटर के पास एनर्जी इस समय 0।
लेकिन अगर आप ऐड करेंगे दोनों को तो आंसर ये दोनों बराबर आएंगे और ये वैल्यू भी या तो इतना लिख लो या इतना लिख लो, उतनी ही रहेगी एनर्जी। नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ है, ये देखो बेटा इस तरह से हो गया है। अब पॉजिटिव चार्ज चल के इधर जाएगा तो सोचो ये वाली प्लेट पर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस वाली प्लेट पर नेगेटिव। तो देखो 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। सारा चार्ज किस पर आ गया है, कैपेसिटर पर, लेकिन पहले से पोलैरिटी उल्टी हो गई है। ये पहले पॉजिटिव प्लेट थी, अब ये पॉजिटिव प्लेट हो गई है। ठीक है, तो देखो सारी एनर्जी वापस कैपेसिटर पर आ गई है। तो मैग्नेटिक एनर्जी दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी में बदल गई है। अब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया है और सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी हो गई है। वापस उतना ही चार्ज आ गया है क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ है एनर्जी का, तो उतनी एनर्जी है। इस पर जीरो है तो टोटल एनर्जी Q0 स्क्वायर अपॉन 2C है और हाफ रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका है, आधा चक्कर हो गया है। 3 नंबर पर आ गए हम, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। 3 से फिर 4 और 4 से 5, तो लौट के इसी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। राइट, ओके, तो ये हम इस पोजीशन पे आ गए। अब क्या होगा बताओ, फिर इसकी डिस्चार्जिंग होगी और इसमें से करंट अब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ उल्टी दिशा में जाएगी और उसको मैंने नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखा सकते हैं। देखो ये हो रहा है, तो करंट ऐसे जा रही है पहले से उल्टी, राइट, और पूरा कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो चुका है जिस स्टेज में दिखाया गया है। टाइम हो गया है 3T/4, 3/4 चक्कर हो गया है, स्टेज नंबर 4 है ये। तो सारी एनर्जी अब किस पर आ गई है, वापस इंडक्टर पर, और एनर्जी हो गई है हाफ Li0 स्क्वायर। इस पर एनर्जी 0, दोनों को जोड़ोगे तो या तो हाफ Li0 स्क्वायर लिख लो या Q0 स्क्वायर अपॉन 2C लिख लो, उतनी एनर्जी आप पर वापस मिल जाएगी। अब सारा चार्ज कहां चला जाएगा, यहां से शिफ्ट होके कैपेसिटर पर। ठीक है, ये करंट चल रही है, करंट माने फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, शिफ्टिंग शिफ्टिंग, एंड दिस प्लेट अगेन बिकम्स नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये स्टेज बिल्कुल पहले वाली स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज वही होती है जो कि पहले वाली स्टेज होती है। और सारा अब एनर्जी वापस कैपेसिटर पर आ गई है, इंडक्टेंस के पास एनर्जी 0 है और टोटल एनर्जी है Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस यहां पर नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑसिलेशन कहलाते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। पढ़ाया जाता है ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर अनडैम्प्ड क्या है, वैसे तो 11th में ये बेटे वेव चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। ऐसे ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड समय के साथ स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, तो देखो शायद थोड़ा दिखेगा आपको, देखो जरा, देखो भाई कोशिश कर रहे हैं दिख जाए बच्चों को। देखो ये है लास्ट वाला, है ना। तो देखो इसमें एम्पलीट्यूड आप देखेंगे ऑसिलेशन का फिक्स है, देखो जरा, एम्पलीट्यूड समय के साथ चेंज नहीं हुआ है। जितना ऊंचाई यहां पर है ना, उतनी ऊंचाई यहां पर है। ये नहीं कि एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा हो फिर कम हो के ऑसिलेशन डाई आउट हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे ऑसिलेशंस का जिनका समय के साथ एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है, क्यों कम नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है, ऐसे ऑसिलेशंस को कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या कहते हैं बच्चों, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब बच्चा ये सोच सकता है सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं आप, एलसी ऑसिलेशंस पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो देखो बेटे,
जितने भी रेडियो देखते हो, टीवी, वायरलेस, इन सब में ऑसिलेशंस ही कराए जाते हैं। आप देखते हैं रेडियो में तो तुमने एफएम सुना होगा, तो एफएम में तुम कोई जो फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हो अपने रेडियो में 93.6 मेगाहर्ट्ज, है ना, सो वो ही स्टेशन लग जाता है और वही आपको आवाज सुनाई देने लगती है। टीवी चैनल में भी जैसे आप चैनल बदलते हो तो आप एक सिग्नल से फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से दूसरा चैनल मिल जाता है आपको। सारे चैनल रहे हैं, जिससे रेजोनेंस होगा वही आपको सुनाई पड़ेगा। बाकी सारे चैनल रहे हैं, ये नहीं कि आप जी टीवी देख रहे हैं या आप रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं तो बाकी स्टेशंस नहीं आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, लेकिन जिससे रेजोनेंस करोगे वो सुनाई देगा, बाकी सब सुनाई नहीं देंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जाती है रेडियो वगैरह में, उसमें एल और सी लगे होते हैं, तो एल और सी से ही आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हो। कैपेसिटर वेरिएबल होता है, हमेशा याद रखो, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम बदलते हैं, उससे हम मनचाही फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर लेते हैं और जिस फ्रीक्वेंसी से मैच करा देते हैं वही स्टेशन हम सुन पाते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है न्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, होता है 1/2π√LC। तो हम C को बदलते हैं, C के बदलने से न्यू बदल जाता है, न्यू से जिस फ्रीक्वेंसी से हम जिसे सुनना चाहते हैं, जिस रेडियो को, इस न्यू को उतना ही हम कर देंगे C को बदल के, तो हमें वही स्टेशन सुनाई पड़ने लग जाता है। तो जितना भी ये आप सुन पाते हैं, है ना, अलग अलग स्टेशंस, वो रेजोनेंस की वजह से ही सुन पाते हैं और उनमें LC सर्किट का ही यूज किया जाता है और कैपेसिटेंस को वेरिएबल रखा जाता है ताकि मनचाहा स्टेशन आप सुन पाएं। तो इसमें अब बताओ इन्हें LC ऑसिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरह की एनर्जी दूसरे तरह की एनर्जी में बदलती है, दूसरे तरह की एनर्जी फिर पहले तरह की एनर्जी में बदलती है, फिर ये वाली एनर्जी दूसरी एनर्जी में बदलती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी में बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी में बदल रही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, फिर मैग्नेटिक फील्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस तरह से एक एनर्जी दूसरे में बदल रही है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, हैंस दे आर कॉल्ड एज LC ऑसिलेशंस। बेटे मैंने LC ऑसिलेशंस क्या होते हैं ये भी बता दिया, इन्हें ऑसिलेशंस ही क्यों कहते हैं ये भी समझा दिया, है ना, टोटल एनर्जी कंजर्व भी समझा दी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी समझा दिए और ये भी समझा दिया कि LC ऑसिलेशंस का कितना बड़ा एप्लीकेशन है ये भी समझा दिया। इस तरह से LC ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।